बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से ये यूनिट मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं। अगर ये कार्बन की 1 और 2 पोजीशन से जुड़ेंगे तो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अगर 1,4 से जुड़ेंगे तो 1,4, 1,6 से जुड़ेंगे तो 1,6। फिर हमने ये भी देखा था कि सक्रोज असल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कंडेंस फॉर्म होती है। इसी तरीके से माल्टोज 2 ग्लूकोज की फॉर्म होती है, लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रोटीन। अब प्रोटीन के मुतालिक कुछ बेसिक मालूमात हासिल कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये एक पॉलीमर है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, और जब ये आपस में टूटता है तो इसका जो मोनोमर होगा, यानी कि छोटा मॉलिक्यूल जो होगा, वो होता है अमाइनो एसिड। फिर एक दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि तकरीबन 20 अमाइनो एसिड मेक्स 3000 प्रोटीन्स। तकरीबन 20 अमाइनो एसिड 3000 के लगभग प्रोटीन बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके अल्फाबेट्स होते हैं ना, 26 ए से लेके जेड तक, तो वो करोड़ों वर्ड्स बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास 20 अमाइनो एसिड 3000 के लगभग प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट प्रोटीन के मुतालिक हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, यानी कि ओनली लिविंग थिंग्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जो प्रोटीन को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स अगर प्रोटीन बनाता है तो प्लांट्स को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है जो वो एयर से लेता है, वाटर चाहिए होता है, फिर सॉइल से उसको सल्फेट चाहिए, फास्फोरस चाहिए, नाइट्रेट चाहिए उसको। तो वो इन सारी चीजों से मिलकर प्रोटीन बनाता है ताकि वो प्लांट्स की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करे। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं, ठीक है, ये एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन को किस तरीके से बनाते हैं। इनके सेल के अंदर राइबोसोम्स हैं, वो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो वो वहां से प्रोटीन बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से लेकर बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एनिमल्स जब प्रोटीन बनाते हैं तो इनको बेसिकली प्रोटीन बनाने के लिए दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो फूड लेते हैं या वो कोई और दूसरी प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन बना रहे होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी बात ये भी आती है कि कुछ स्पेशल प्रोटीन भी कहलाते हैं। स्पेशल प्रोटीन किसे कहते हैं? जिसमें अमाइनो एसिड के अलावा कोई दूसरी चीजें भी हो। मिसाल के तौर पे आपके पास कैल्शियम हो या फास्फोरस हो। अब जैसे एक बड़ा मशहूर हमारे पास प्रोटीन है जिसको आप हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर आयरन होता है, यानी कि आयरन, इसके स्ट्रक्चर में आयरन एक स्पेशल पार्ट है। आयरन एस स्पेशल पार्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी होते हैं। अच्छा, प्रोटीन का जो वेट होता है ये डेल्टॉन में शुमार किया जाता है, यानी कि ये पांचवा पॉइंट भी देख लें। ये डेल्टॉन जो है इसको हम AMU भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का जो वेट है वो लगभग 34,000 से लेके और 50 मिलियंस तक इसका जो है वो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट होता है प्रोटीन का। अच्छा, अगर हम
प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, जिसको हम टाइप्स कहते हैं, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो हमारे पास होती हैं सिंपल प्रोटीन्स, नंबर 2 कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और नंबर 3 ड्राइव प्रोटीन। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कॉन्जुगेटिव, आपने इंग्लिश के अंदर ये टर्म पढ़ी होगी, तो बिल्कुल वहीं से ही हम इसको लेकर आएंगे। ये ड्राइव जो है ये आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ी होगी, बिल्कुल वहीं से हम लाके इसको समझेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिंपल प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं। सिंपल प्रोटीन वो होते हैं कि जो ऑन हाइड्रोलाइसिस, अगर हम पानी की मौजूदगी में इसको तोड़ते हैं किसी हाइड्रोलेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो ये हमें जो है गिव्स ओनली अमाइनो एसिड, बस ये सिर्फ अमाइनो एसिड्स में ही टूटेगा। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स है हमारे पास। ठीक है, अब इन सिंपल प्रोटीन्स की हमारे पास टाइप्स हैं, आप बुक में देख सकते हैं। हमारे पास एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ब्यूटेलिन है और ग्लाइडिन है, एल्ब्यूमिनॉइड्स है। ये हमारे पास जो है वो सिंपल प्रोटीन्स की टाइप्स हैं। अच्छा, यहाँ इस वक्त लिख के बयान करना, आप डायरेक्ट बुक में भी आप इसको ऑब्जर्व कर लें। एल्बुमिन जो है ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं। आप जो है वो ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें अंडे में मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो ये एल्बुमिन प्रोटीन हमें यहाँ से मिल जाता है। अच्छा, ग्लोब्यूलिन जो है ये भी आपके पानी में तो सॉल्युबल नहीं होते ये, और ये जो है वो हमें एग से मिल जाते हैं, अंडे से ही मिल जाते हैं। इसी तरीके से हमें कुछ गंदुम से, कुछ चावल से हमें मिलते हैं, ग्यूटेलिन्स मिल जाते हैं। ये एसिड और बेस के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपल प्रोटीन्स की। ये वो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोलाइसिस पे अमीनो एसिड पे टूटते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किसे कहते हैं? जो कंबाइन हुए हों विथ सिंपल प्रोटीन, यानी कि अमीनो एसिड से मिलने वाले प्रोटीन जो होते हैं, एंड अदर नॉन प्रोटीन्यूअस सब्सटेंसेस। यानी कि सिंपल प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन सब्सटेंस अगर शामिल है और ये आपस में जुड़ गया तो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो ऐसा प्रोटीन कॉन्जुगेटिव प्रोटीन कहलाता है। जैसे हम इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं ना कंजक्शंस, कंजक्शंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो जुमलों को मिलाते हैं, जैसे बट, सही है, बिकॉज, तो ये दो सेंटेंस को मिला देते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये बट बिकॉज, ये असल में कंजक्शंस हैं जिन्होंने दो सेंटेंस को आपस में मिला दिया और एक कर दिया। तो इसी तरीके से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी वो प्रोटीन्स होते हैं जो सिंपल प्रोटीन और किसी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस से मिलकर बने। अब इसकी एग्जांपल्स भी आप बुक में फॉलो कर लीजिएगा। न्यूक्लियो प्रोटीन किसे कहते हैं? जो प्रोटीन हो और किसी न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ हो, जो उमूमन आपके डीएनए के अंदर होते हैं। एडिनोसिन, थाइमाइन, साइटोसाइन, गुआनिन, इसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और ये जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रोटीन होगा जो कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन हुआ होगा। ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन, ये प्रोटीन होगा जो फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ होगा। सही है, जैसे कि आपको दूध के अंदर ये कैसीन नामी प्रोटीन आपको मिल जाता है। इसी तरह वाइटिलिन एक प्रोटीन है जो अंडे की जर्दी में पाया जाता है। क्रोम प्रोटीन है, ये जो है वो क्रोमियम से जो कलर पिगमेंट्स बनते हैं वो, और सिंपल प्रोटीन मिला हुआ होगा उसको क्रोम प्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन, नाम से पता चल रहा है जो किसी लिपिड या फैट्स के साथ मिलकर प्रोटीन जुड़ा हुआ होगा, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यानी कि एक तरफ प्रोटीन, दूसरी तरफ नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये प्रोटीन है और प्लस कर दें कार्बोहाइड्रेट, तो ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। अगर प्रोटीन के साथ फास्फोरस है तो फॉस्फोप्रोटीन, इसी तरह। अच्छा, ड्राइव प्रोटीन किसे कहते हैं?
कि ऐसे प्रोटीन, जैसे हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना कि सिस्टम यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट इसे कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा मिलकर जो है वो एक यूनिट बन जाए, उसे हम ड्राइव यूनिट कहते हैं, जैसे मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से ड्राइव प्रोटीन हमारे पास वो होते हैं जो रिजल्टिंग हासिल हो हमारे पास फ्रॉम द एक्शन ऑफ हीट, हीट करके, या किसी एंजाइम की वजह से, या किसी केमिकल रिएजेंट की वजह से प्रोटीन्स बन जाएं, तो वो हमारे पास होते हैं ड्राइव प्रोटीन। सही है जी। तो ये हमारे पास तीन किस्म के प्रोटीन्स हैं। अच्छा, प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन क्या है? नंबर वन, भाई बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है। ये बॉडी बिल्डिंग से मुराद ये वो जिम के अंदर एक्सरसाइज वाली बॉडी बिल्डिंग नहीं। बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने के अंदर जो है ये प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है। ये हमारे जो है वो टिश्यूज को डेवलप करता है। हमारे अंदर जो है जो बॉडी फंक्शनिंग के अंदर जिन जिन प्रोटीन्स की जरूरत होती है, ये उन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और हमारी बॉडी एक फंक्शनिंग के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से बेहतरीन काम करती है। इसलिए हम इसको वेलफेयर फूड काउंट करते हैं। ठीक है। फिर ये ट्रांसपोर्ट फंक्शन करता है। अब जैसे हमने कहा था ना कि एक प्रोटीन का हमने नाम पढ़ा था हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट का फंक्शन इसके अंदर आ रहा है। ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन जो है वो एक्ट करते हैं एज कैटालिस्ट, यानी कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने में, किसी भी रिएक्शन को तेज करने में, या किसी भी रिएक्शन को स्लो करने में, या किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के अंदर ये कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है। और इन प्रोटीन्स को हम एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोटीन होता है, जैसे हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन है ना, इसका ताल्लुक जो है वो हमारे डीएनए से रहता है। तो लाजिमी सी बात है ये किस कब काम करेगा? वर्क एज जेनेटिक करेक्टर। सही है। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी खुसूसियात हैं, जैसे आंखों का रंग या हमारे फेस का रंग, स्किन का कलर, तो ये भी हमारे प्रोटीन ही काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटीन के बेसिकली फंक्शंस हैं। अब जब हम प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं तो लाजमी सी बात है प्रोटीन के मोनोमर के बारे में हम बात ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो प्रोटीन का मोनोमर होता है अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अच्छा, ये जो अमाइनो एसिड है इसके मुतालिक कहा जाता है कि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि अमाइनो एसिड बेसिकली दो चीजों से मिलके बना है। एक अमाइन ग्रुप, और हम सब जानते हैं चैप्टर 6 के अंदर हमने पढ़ा था अमाइन ग्रुप कहलाता है NH2। सही है। और एसिडिक ग्रुप यानी कि COOH, इसको आप यू भी लिख सकते हो, COOH, इसको आप एसिडिक ग्रुप कहते हो। मैं यहां लिख देता हूं एसिडिक ग्रुप। और एसिडिक ग्रुप का जो नाम हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था वो हम कहते हैं कार्बो ऑक्साइल ग्रुप। तो गौर से देखा जाए ये जो अमाइन ग्रुप है ना, ये अमाइन ग्रुप क्वालिटी वाइज बेसिक इन नेचर होता है, और एसिडिक ग्रुप एसिडिक इन नेचर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अमाइनो एसिड में दोनों नेचर शामिल हैं। एक बेसिक नेचर है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जो आपका अमाइन ग्रुप है, और इसका एसिडिक नेचर है जो आपका
COOH यानी कि कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप है। तो इसलिए अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड कहते हैं। अमाइन कहते हैं बेसिक नेचर, एसिड मतलब एसिडिक नेचर, इसलिए इसका नाम है अमाइनो एसिड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर डबल ए करके भी लिखते हैं। सही है, तो अगर हम आगे डबल ए करके लिखें तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और पॉइंट है, उस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं, तो वो पॉइंट भी बड़ा आसान है। इफ अमाइनो एसिड, इफ नहीं होगा बल्कि इन है, इन अमाइनो एसिड कॉमा अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप कौन सा, NH2 is attached to alpha position of the carbon। कार्बन अल्फा कार्बन कौन सा होता है भाई, जिसके साथ अमाइन ग्रुप लगा हुआ होगा, और उसका एडजेसेंट उसके साथ वाला कार्बन वो बीटा कार्बन होता है। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था, जब हम एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन का टॉपिक कर रहे थे ना अल्काइल हैलाइड में। तो वो हैलोजिन जो कार्बन के साथ अटैच है, तो वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और उसके बराबर वाला कार्बन जो है वो बीटा कार्बन होता है। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन के साथ जो है वो अमाइन ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, तो फिर वो कहलाएंगे अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा जी, तो ये अमाइनो एसिड जो है वो एक लिहाज से एम्फोटेरिक इन नेचर भी है भाई, यह भी याद रखिएगा कि ये एसिडिक भी है और बेसिक भी। अच्छा, जनरल फॉर्मूला इसका डिस्कस करते हैं, ये बड़ा अहम है। जनरल फॉर्मूला देखिए, हमारे पास एक कार्बन है और ये हमारा अल्फा कार्बन है। लाजिमी सी बात है, अल्फा कार्बन के साथ अमाइन भी जुड़ा हुआ है, और अल्फा कार्बन के साथ COOH देखें एसिडिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन की जो आपका अल्फा कार्बन है, इसकी दो जगह खाली हैं, एक के साथ हाइड्रोजन और एक के साथ अल्काइल जुड़ेगा। ये इसका जर्नल फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल फार्मूला हो गया अमाइनो एसिड का। सही है, तो याद रखिएगा इस अमाइनो एसिड के अंदर, ये मैं यहां पर लिख देता हूं कि C के साथ NH2, C के साथ H और C के साथ OOH, ये तो हमारा सेम पार्ट है। जितने भी अमाइनो एसिड होंगे ये तो सेम होगा, बाकी इस जगह कुछ ना कुछ चेंजिंग हो सकती है, यानी कि अल्काइल कोई और सा हो सकता है। सही है, कोई और पार्ट भी लगा हुआ हो सकता है, कोई और बेसिक ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है, कोई और एसिडिक ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है। तो इसलिए ये तो हमारा एक जर्नल फॉर्मूला है कि एक अमाइन ग्रुप लगा होगा, एक एसिडिक ग्रुप लगा होगा, एक हाइड्रोजन होगा कार्बन के साथ। ठीक है जी, R जो है वो हमारे पास एक साइड चेन है अल्काइल की, उसके अंदर कोई भी कुछ भी लग सकता है। ठीक है, ये हमारा जर्नल फार्मूला हो गया। अब हमने आपको एक और बात बताई थी कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, यानी कि एसिडिक भी होगा और ये बेसिक भी है, क्योंकि दोनों क्वालिटी रखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। सपोज करें मैं एक अमाइनो एसिड ले लेता हूं CNH2H COOH, ये तो लाजमी सी बात है, एक पार्ट का तो हिस्सा रह गई। अगर मैं यहां पर मिथाइल ले लेता हूं, ठीक है, तो इस अमाइनो एसिड का नाम होता है एलालीन। सही है, ये एलालीन है ये। अच्छा, अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो अब ये अमाइनो एसिड जो है वो एक बेसिक के तौर पर एक्ट करेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं एलानीन बेस। अब ये प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, जरा गौर से देखिएगा कि ये जो HCl है, ये HCl क्या करेगा, ये इस अमाइन के साथ जुड़ेगा।
क्योंकि लाजमी सी बात है भाई, एसिडिक ग्रुप तो बेसिक के साथ जाके जुड़ेगा ना, एसिड जो है वो तो बेस के साथ जाके जुड़ेगा। तो अब जब यहाँ पर जाके ये जुड़ेगा तो यहाँ पर जाके ये क्या बना देगा, यहाँ पर जाके बनाएगा, ये हमारे पास CH3 है, C के साथ डबल OH है, ये H है, और ये बन जाएगा NH2Cl, और ये हमारे पास जो है वो ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। सही है, ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका एम्फोटेरिक नेचर है एसिड के साथ। अगर सपोज करें ये बेस के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, यानी कि ये COOH सपोज करें NaHCl नहीं है बल्कि NaOH है, तो अब ये क्या बनाएगा, CH3CNH2H। तो अब ये क्या होगा, COOH है ना, तो इसके साथ ये Na जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा Na, ठीक है, और यहां से ये H निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये U बन जाएगा, COONA और H2O, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक इसका एम्फोटेरिक नेचर हो गया। अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो वो अमाइनो एसिड के बेस के साथ जाके जुड़ेगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट होगा तो वो अमाइनो एसिड के एसिड के साथ जुड़ेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो इसका एम्फोटेरिक नेचर हो गया। अच्छा जी, अब उसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन। अच्छा, अमाइनो एसिड जो है इसके साथ कुछ और चीजें हैं, एक छोटा सा टॉपिक और भी है, मैं भी इस वक्त बुक को देख रहा था तो मुझे एक और टॉपिक भी नजर आया, वो है नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड। यानी कि अगर आप पानी में मिलाएंगे तो पानी में इसका क्या नेचर होगा। अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड, अब देखें पॉइंट नंबर 1, इफ अमाइनो एसिड कंटेन 1COOH ग्रुप, अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड 1NH2 ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक और एक अमाइन ग्रुप है, तो वो न्यूट्रल होगा लिटमस पेपर पर, यानी कि ना वो एसिडिक शो होगा ना वो बेसिक शो होगा। अगर मिसाल के तौर पे अमाइनो एसिड जो है और उसके पास 2COOH ग्रुप है और अमाइन ग्रुप एक ही है, सही है, तो वो अब क्या होगा, एसिडिक होगा। लाजमी सी बात है भाई, आपने एसिडिक ग्रुप बढ़ा दिया तो अमाइनो एसिड एसिडिक वाली क्वालिटी देगा ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसके अंदर एक COOH ग्रुप है लेकिन आपके पास अमाइन ग्रुप 2 है, तो अब लाजमी सी बात है बेसिक क्वालिटी बढ़ गई, तो वो बेसिक ग्रुप शो होगा न्यूट्रल टू लिटमस पेपर पर। ठीक है जी, अब इसके साथ कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो बुक में मौजूद हैं कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड की, एसिडिक अमाइनो एसिड की और बेसिक अमाइनो एसिड की। आप देख सकते हैं बुक के अंदर एग्जांपल्स हैं, आपके पास एक अमाइनो एसिड है, उसके साथ एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और एक अल्काइल लगा हुआ है। ये एलानीन का फॉर्मूला बनाया है मैंने, सही है, ये आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। क्यों, क्योंकि इसमें एक अमाइन है और एक कार्बोक्सिलिक। अब सपोज करें कि मैं एक अमाइन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन, अब दूसरी तरफ मैं क्या करता हूं, CH3 की जगह CH2 लगा देता हूं, सही है। अब एक कार्बन की जगह बाकी है इस वाले की, और यहां पर मैं एक और एसिडिक ग्रुप लगा देता हूं। तो अब आप गौर से देखें, एक और एक, दो एसिडिक ग्रुप हो गए ना, ये एसिडिक अमाइनो एसिड। अब सपोज करें अगर मैं अमाइनो एसिड के साथ
यहां पर कोई भी एक अल्काइल लगा देता हूं, सपोज करें CH2 लगा दिया, और यहां पर मैं NH2 लगा देता हूं, ठीक है। तो अब ये हमारा बेसिक अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। तो कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एस्पर्जीन जो है ये हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड है, लाइसिन जो है वो हमारे पास एक बेसिक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड एक बफर के तौर पर सोल्यूशन करता है, यानी कि ये पीएच को मेंटेन करेगा, सही है। यानी कि अगर पीएच बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये इसको मेंटेन करता है। अच्छा, इस अमाइनो एसिड से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं स्वीटर आयन स्ट्रक्चर। छोटा सा टॉपिक है। ये स्वीटर आयन स्ट्रक्चर क्या होता है? अमाइनो एसिड अगर पानी के अंदर मिक्स हुआ है और वो डाईपोलर सोल्यूशन बना रहा है, एक प्लस एक माइनस, डाईपोलर स्ट्रक्चर इन aqueous solution is called स्वीटर आयन। मिसाल के तौर पे मैंने एक अमाइनो एसिड लिया, ये मैंने जर्नल फॉर्मूला बना दिया, इसको मैंने पानी में मिक्स कर दिया। अब ये क्या हुआ, अब गौर से देखें, हुआ क्या कि ये जो हाइड्रोजन था इसका, ये हाइड्रोजन स्वीटर आयन कब होता है? जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपना हाइड्रोजन आयन बेसिक अमाइनो एसिड को दे दे, इसको दे देगा, तो इसलिए ये NH3 प्लस हो गया और ये COO माइनस हो गया। तो इसने दो पोल दे दिए, प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे स्वीटर आयन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अमाइनो एसिड का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो लिपिड्स होगा, जिसको हम जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, मोनोमोलिक्यूल इसका फैटी एसिड होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में